औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट 10th लेक्चर नंबर 8 25/6/2020 डीपीएस एंड आईसी पुशअप। आज हम रिपल टैंक वाला हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। उस रिपल टैंक के ही अब आगे 2-3 सब टॉपिक्स हैं जो हमने आज स्टडी करने हैं। एक स्पीड के रिलेटेड है, एक रिफ्रैक्शन के रिलेटेड है और एक लास्ट वाला डिफ्रैक्शन के रिलेटेड है। ये तीन ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्पीड ऑफ वाटर वेव व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और हम मीडियम किस तरह से चेंज करेंगे कि वन मीडियम हम इस तरह से ले लेंगे कि हमारे पास डीप वाटर होगा, डीप वाटर, और सेकंड मीडियम हमारे पास एन अदर मीडियम जो है वो शैलो वाटर बन जाएगा। अब ये डीप या शैलो वाटर होने की वजह से मीडियम क्यों चेंज हो रहा है, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ये रिपल टैंक का ट्रे है। इस रिपल टैंक के ट्रे, ये मुकम्मल बाउंड्री उसकी, ये रिपल टैंक का जो है ट्रे है। इसका ये जो नीचे वाला एरिया है, ये दरमियान में ये डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन जो है ये आपके पास क्या आ रही है, ये डॉटेड लाइन जो है ये आपके पास क्या आ रही है, बाउंड्री बिटवीन शैलो एंड डीप वाटर। ठीक है, बाउंड्री बिटवीन शैलो एंड डीप वाटर। इसके नीचे डीप वाटर है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर ये शैलो वाटर है। ये किस तरह से आपने बनाया है, डीप वाटर जो है ट्रे के अंदर आपने सिर्फ इस साइड पर पानी रखा हुआ है, जबकि दूसरी साइड का ये जो ट्रे है जहाँ पर आप शैलो वाटर कह रहे हैं, ये आपने किस तरह से बनाया है, आपने ट्रे के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। अब जैसे ही आपने मिट्टी डाली है तो वहाँ पर मिट्टी की वजह से जो गहराई है पानी की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि इस साइड पर पानी की गहराई जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये डीप वाटर और ये आपके पास क्या आ गया, शैलो वाटर। मजीद इस साइड पर अगर आप बात करें तो इस साइड पर कौन सा मीडियम है, सिर्फ वाटर का मीडियम है, ठीक है। जबकि दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या है, वाटर भी है और वाटर के साथ साथ क्या है, वाटर के साथ साथ मिट्टी भी है। तो वाटर प्लस वो मिट्टी अगर हम दोनों मिला लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेंस मटेरियल बन जाएगा, ठीक है, डेंस मटेरियल बन जाएगा। जबकि इस साइड पर आपके पास क्या है, सिर्फ वाटर है, तो वो आपके पास क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। तो इट्स मीन डीप वाटर आपके पास क्या है, रेयर मीडियम है, जबकि शैलो वाटर आपके पास क्या है, डेंसर मीडियम है। और डीप वाटर वन मीडियम बन गया, शैलो वाटर एंड अदर मीडियम। डीप वाटर इज रेयर मीडियम एंड फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम इज शैलो वाटर डेंसर मीडियम एंड सेकंड मीडियम हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे हमने ये वाले क्या चीज़ लगी हुई है, ये आपके पास जनरेटर लगा हुआ है। जनरेटर का क्या मतलब है, स्ट्रेट वेव जनरेटर के आपके पास वाइब्रेटर है, इसकी वाइब्रेशन से आपके पास वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही होती है, वो डायरेक्टली इस वाइब्रेटर पर डिपेंड कर रही होती है, जो कि वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करेंगे तो वाटर वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। अगर आप वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो वाटर वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करेगी। बाकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कांस्टेंट रहेगी जब आपके पास वाटर जो है वो डीप वाटर से शैलो वाटर या शैलो वाटर से डीप वाटर में वेव ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अगर वेव आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है, वाइब्रेटर पर डिपेंड कर रही है। जबकि डीप से शैलो वाटर जाते हुए आपके पास दो चीजें चेंज होंगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी। इसलिए यहाँ पर हमने वेवलेंथ क्या कर दी है, λ1 v1, वेलोसिटी v1 हमने कहा है। जबकि दूसरी साइड पर शैलो वाटर की तरफ हमने क्या कहा है, λ2 v2। अब ये तो हमने बात कर दी है कि जब आपके पास वाटर वेव डीप मीडियम से शैलो मीडियम में जाएगा तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी और उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। तो डीप वाटर में जो वेवलेंथ है उसको v1 स्पीड जो है v1 के साथ हम, और वेवलेंथ को λ1 के साथ डिनोट कर रहे हैं। जबकि शैलो वाटर में जो वेवलेंथ है उसे λ2 और वेलोसिटी
2 के साथ डिनोट कर रहे हैं। अब इफेक्ट हमने ये देखना है कि जब डीप वाटर से शैलो वाटर में वाटर वेव जा रही है तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली चेक करना है। ये चीज़ हमने क्या करनी है, एक्सपेरिमेंटली चेक करनी है। अब यही अगर आप एक्सपेरिमेंटली चेक कर लें ये रिपल टैंक में, तो रिपल टैंक के ड्यूरिंग द मोशन जब आपके पास वाटर वेव डी वाटर से शैलो वाटर की तरफ जाएगी तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होगी, अगर आप एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखें। मगर अब आप एक्सपेरिमेंट तो इस यहाँ पर नहीं कर रहे, इसके इसके लिए मैं एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ। एग्जांपल आपको मैं इस तरह से बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कभी कोई ऐसा वीडियो क्लिप देखो या आपने कोई ऐसा ड्रामा देखो जिसके अंदर कोई ऐसा सीन आ जाता है, ठीक है, कि समुंदर के अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उनको आपने ऑब्जर्व किया हो, वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, कि दिखाते इस तरह से हैं कि आपके पास जब समुंदर के अंदर से कोई वेव आ रही होती है तो वो बहुत बड़ी वेव आ रही होती है, जैसे जैसे किनारे की तरफ आ रही होती है तो वो समुंदर के अंदर जो लहर आ रही होती है उसकी इंटेंसिटी जो है वो पहले से कम होने लग जाती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि समुंदर के अंदर आपने पानी की लहरों को कभी ऑब्जर्व किया हो, तो कोई बड़ी लहर समुंदर से आ रही होती है ना, तो जैसे ही वो किनारे की तरफ आती है तो उस लहर की शिद्दत कम होने लग जाती है। मीन के उस वेव की वो जो लहर है, वेव जो है उसकी वेवलेंथ कम होने लग जाती है। तो दरअसल होता क्या है कि समुंदर से जब वो आ रही होती है तो डीप वाटर में होती है, जैसे जैसे किनारे की तरफ आप चलते हैं समुंदर के तो पानी की गहराई क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो जैसे जैसे वो वेव किनारे की तरफ आती है वाटर की गहराई कम होने लग जाती है, इट्स मीन कि वो डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ आ रही है, तो उस वक्त उसकी वेवलेंथ क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, उसकी शिद्दत कम होने लग जाती है। तो इसलिए हमारे पास एक रिलेशन है बच्चे, हमारे पास एक रिलेशन हम लिखते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आपने रिलेशन पढ़ा है। उसमें अब फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रह गई, कांस्टेंट रह गई। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या रह गई, कांस्टेंट रह गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द वाइब्रेटर फ्रीक्वेंसी, जो इस रिपल टैंक के अंदर वाइब्रेटर वेव प्रोड्यूस करवा रहा है, फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड कर रही है। फिर पीछे उस इक्वेशन में v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इक्वेशन में आपके पास दो टर्म बच जाती हैं, v और लैम्डा। तो v और लैम्डा जो है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, कि अगर v जो है वो किस पर फिर डिपेंड कर रही होती है, वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही होती है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब समुंदर से डीप वाटर से लहर जो है वो शैलो वाटर किनारे की तरफ आ रही होती है तो उसकी वेवलेंथ क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो इसी के साथ उस वेव की स्पीड जो है वो भी डिक्रीज होगी। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है थोड़ा रिलेशन कि व्हेन डी वाटर क्या होता है, रेयर मीडियम। डी वाटर आपके पास क्या होता है, रेयर मीडियम, क्योंकि डी वाटर में सिर्फ वाटर आ रहा है यहाँ पर। एंड व्हेन दे गो टू शैलो वाटर, और ये जब ये ट्रैवल करती है टुवर्ड शैलो वाटर डेंसर मीडियम, तो वेवलेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। एरो का निशान डाउनवर्ड मैंने इसलिए लगाया है कि वेवलेंथ डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज होगी और स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट फ्रीक्वेंसी इज रिमेन कांस्टेंट। अब इसके अब हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वाटर वे इज ट्रेवल फ्रॉम शैलो वाटर मीन के डेंसर मीडियम टू डीप वाटर, शैलो वाटर टू डीप वाटर या डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अगर आपके पास वाटर वेव जा रही है या कोई और वेव जा रही है तो देन आपके पास वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी, स्पीड भी इंक्रीज करेगी, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इट्स मीन शैलो वाटर से डी वाटर में जा रही है तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी। बट डी वाटर से शैलो वाटर जा रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, स्पीड भी वेव की डिक्रीज होगी, बट फ्रीक्वेंसी दोनों केसेस में आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक हम, मैं रीडिंग भी इसकी करवा देता हूँ आपको मजीद। Speed of water wave when travel from one medium to another medium. The speed of wave in water depend on the depth of water.
कि वाटर के अंदर जो वाटर वेव की स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रही है, डेप्थ ऑफ द वाटर पर डिपेंड कर रही है। इफ अ बुलाक इज सबमर्जेड इन द रिपल टैंक, कि आप क्या करते हैं, रिपल टैंक के एक साइड पर इसी तरह पानी रखते हैं और दूसरी साइड पर आप क्या रख देते हैं, ब्लॉक रख देते हैं, और ब्लॉक आपने इस तरह से रखा है कि ब्लॉक के ऊपर भी कुछ ना कुछ पानी है। द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी शैलोवर ओवर द ब्लॉक। जहां पर आप ट्रिपल टैंक के अंदर ब्लॉक रखेंगे वहां पर पानी की गहराई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। व्हेन वाटर वेव इंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर, जब वाटर वेव शैलो वाटर में इंटर होगी, देयर वेवलेंथ डिक्रीजेज, उसकी वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, कि वो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली बता गया है कि ये चीज हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की है। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव रिमेन द सेम इन बोथ पार्ट ऑफ वाटर। फ्रीक्वेंसी जो है वो वाटर वेव की सेम रहेगी बोथ पार्ट्स ऑफ वाटर, मीन के डीप वाटर हो या शैलो वाटर हो, दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। बिकॉज इट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर के इक्वल है। सो द velocity decrease when wave enter in shallow water, ठीक है, और उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ये बच्चे टॉपिक देख लीजिएगा मजीद बुक से, इसमें अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, जिस एग्जांपल के साथ रिलेट करवाया है। नेक्स्ट सब टॉपिक आ रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। आपने रिफ्रैक्शन ऑफ वेव पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब कोई वेव जो है वो, या जब कोई लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो वो अपने पास से थोड़ी टर्न हो जाती है, उस चीज को आप क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव। तो यहाँ पर हम वाटर वेव पढ़ रहे हैं और वाटर वेव हम रिपल टैंक बाय यूजिंग रिपल टैंक पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर दोबारा से हमने मीडियम बनाना है, तो वाटर के अंदर ही हमने मीडियम बनाना है, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, एक साइड पर डीप वाटर ले लेंगे और एक साइड पर शैलो वाटर ले लेंगे। ये ऊपर वाले हिस्से में हमने क्या लिया हुआ है, डीप वाटर लिया हुआ है, और नीचे वाले हिस्से में हमने क्या लिया हुआ है, शैलो वाटर। यहाँ पर भी शो हो रहा है दोनों डायग्राम में। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं सेकंड के रिस्पेक्ट से करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन किसकी है, इस डायरेक्शन में आपके पास ये वेव आ रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, ये वाटर वेव जो है ये मूव करके आ रही है। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस जो हैं, ये पैरेलल लाइंस आप देखें तो ये पैरेलल लाइंस ये इस तरह आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में ये पैरेलल लाइन बन रही हैं, ये वाली डायरेक्शन इनकी तकरीबन बन रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन इनकी बन रही है। तो इस डायरेक्शन में वाटर वेव जो है वो मूव कर रही है। अब ये वाटर वेव, ये बाउंड्री है, ये वाली जो है ये बाउंड्री है। इसके ऊपर ऊपर क्या है, डीप वाटर है, इसके नीचे नीचे डॉटेड लाइन के साथ शैलो वाटर शो करवाया गया है। नीचे शैलो वाटर शो करवाया गया है और ऊपर डीप वाटर। अब फॉर एग्जांपल ये एक वाटर वेव की हमने डायरेक्शन को शो कर दिया है कि फॉर एग्जांपल वाटर वेव की डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। अब ये यहाँ पर वाटर वेव आएगी, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट कर रही होगी, जहां पर आपके पास डीप वाटर शैलो वाटर की बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री के पॉइंट पर आप क्या कहेंगे कि ये असल में बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है जो कि डिफरेंशिएट कर रही है डीप और शैलो वाटर पर। तो इस बाउंड्री के ऊपर क्या करेंगे, आप एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, जो कि ये मैंने ब्लैक लाइन के साथ एक नॉर्मल ड्रा कर दिया है, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया ब्लैक लाइन के साथ, ठीक है। और इसमें मैंने ये बताया कि ये नॉर्मल और ये वाली जो वेव है रेड कलर की, ये डायरेक्शन ऑफ वाटर वेव है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाटर वेव है। जैसे ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आई है, इस पॉइंट के बाद ये क्या हो रही है, शैलो वाटर में इंटर हो रही है। तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ये वाटर वेव जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है,
ये नॉर्मल के साथ ये वाला जो एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, ये एंगल आपके पास क्या कहलाता है? इंसिडेंट एंगल। और इसे आप किसके साथ डिनोट करते हैं? आई के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ पर जिस तरह आई के साथ शो करवाएगा, इसको आप किसके साथ डिनोट करते हैं? आई के साथ। ठीक है। इसके बाद ये जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये क्या करेगी? सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह आगे मूव नहीं करेगी, बल्कि अपने पास से थोड़ा सा टर्न होगी और टुवर्ड द नॉर्मल टर्न होगी, टुवर्ड द नॉर्मल टर्न होगी। और ये इसका क्या बनेगा? ये वाला एंगल जो है ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर बनेगा। ये यहाँ पर भी शो करवाएंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। और इसको आप किसके साथ डिनोट करते हैं? आर के साथ डिनोट करते हैं। इसको आप किसके साथ डिनोट करते हैं? आर के साथ। तो ये इंसिडेंट एंगल है, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। अब इंसिडेंट एंगल देखें तो ये ज्यादा है, जबकि रिफ्लेक्टेड एंगल देखें तो ये कम है। तो इट्स मीन के व्हेन वाटर वेव ट्रेवल फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, इट बेंड टुवर्ड नॉर्मल। ठीक है, इट बेंड टुवर्ड नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या बना आपके पास? when a wave from one medium enter into second medium, फर्स्ट मीडियम क्या है? डी वाटर एंटर इनटू सेकंड मीडियम क्या है? शैलो वाटर एट सम एंगल। यहाँ पर ये सम एंगल क्या बना रही है? जो ये इंसिडेंट एंगल बना रही है। enter into second medium at some angle, its direction of travel change, it its direction of travel change. That phenomena is called the रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। तो ये एक्सपेरिमेंट की डिटेल बताई गई है कि वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट सच दैट, मीन के जो हम पहले पढ़ रहे थे, सच दैट द बाउंड्री बिटवीन डीप एंड द शैलो वाटर इज एट सम एंगल टू वेव फ्रंट। कि आपने इस तरह से बाउंड्री उसको तिरछा रखा है। पहले आप क्या ले रहे थे? बिल्कुल स्ट्रेट बाउंड्री ले रहे थे, मगर यहाँ पर आप ये बाउंड्री क्या ले रहे हैं? ये वाली बाउंड्री थोड़ी तिरछी ले रहे हैं, एट सम एंगल पर ले रहे हैं, ये वाली। जबकि पहले हमने जो स्पीड ऑफ वेव में पढ़ा था उसमें हमने ये इस तरह हॉरिजेंटल सीधी ली थी, उसमें एट सम एंगल नहीं था। जबकि यहाँ पर हमने क्या किया है? ये तिरछी लेकर हमने एट सम एंगल कर दिया है। ठीक है, एट सम एंगल टू द वेव फ्रंट। नाउ वी ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू चेंज इन वेवलेंथ, अब वेवलेंथ के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है? द वेव चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एज वेल। कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, पहले हमने क्या पढ़ा है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। उसके साथ अब हमने थर्ड चीज क्या बताई है? कि उसकी ट्रेवल डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाती है, ट्रेवलिंग डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाती है। द वेव चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एज वेल। नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। दिस चेंज ऑफ पाथ ऑफ वाटर वेव विल passing from a region of deep water to that of shallow water one is called refraction। कि वो जो चेंज आ रहा है जब वो रीजन ऑफ डीप वाटर से शैलो वाटर में जा रही है तो उसकी ट्रैवलिंग का पाथ का जो चेंज आ रहा है उस फिनोमेने को आप क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास रिफ्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन हो गई। और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आपके पास क्या हो गई? वो ये है कि व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम, व्हेन अ वाटर वेव या व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम इंटर इनटू सेकंड मीडियम एट सम एंगल, इट डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज। लास्ट आपके पास आ रहा है डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। डिफ्रैक्शन अब आपके पास क्या हो रही होती है? डिफ्रैक्शन की भी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डिफ्रैक्शन की बच्चे एग्जांपल आपके पास, चलें डिफ्रैक्शन की एक दफ़ा एग्जांपल आपको मैं बता दूं, फिर मैं आपको रिफ्रैक्शन की लास्ट में एग्जांपल बताता हूँ। डिफ्रैक्शन की एग्जांपल आपके पास क्या है? डिफ्रैक्शन की एग्जांपल आपके पास इस तरह से है
कि अब सम टाइम आपके पास विंडो ओपन होती है, ठीक है, विंडो ओपन होती है और उस विंडो के ओपन होने से, उस विंडो के ओपन होने से पूरे कमरे के अंदर रोशनी फैल जाती है, ठीक है। हालांकि होना क्या चाहिए था कि सिर्फ जितनी विंडो है इतनी आगे जाकर आपके पास रोशनी कमरे के अंदर जानी चाहिए थी, उसी के बराबर की रोशनी अंदर कमरे के अंदर जानी चाहिए। मगर आप क्या करते हैं कि कमरे के अंदर अंधेरा है तो आप विंडो ओपन करते हैं, जैसे ही विंडो ओपन करते हैं तो पूरे कमरे के अंदर रोशनी फैल जाती है। तो वो क्या होता है कि आपके पास जो लाइट वेव आ रही होती है वो बिखर जाती है, जैसे ही वो विंडो की बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करती है तो बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करने के बाद वो फैलने लग जाती है, फैल कर और पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। सेम इसी तरह आपने सम टाइम ऑब्जर्व किया हो कि आपके पास कोई लाइट है तो उस लाइट के आगे आपने हाथ रख लिया और बिल्कुल एक छोटा सा सुराख आपने दिया है जिससे लाइट जो है वो बाहर इमिट हो सके, तो उस वक्त भी आपके पास क्या होती है कि उस छोटे से सुराख या उस छोटे से होल से पूरे कमरे या पूरी जगह, जिस जगह पर आप बैठे हुए होते हैं, ऐसा ऐसा रोशनी जो है फैलने लग जाती है। तो वो भी आपके पास किसकी वजह से हो रही होती है? डिफ्रैक्शन की वजह से होती है। कि जब कोई वेव जो है, जब कोई वेव जो है वो किसी किसी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करती है, वो ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल की बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करती है तो उसके बाद स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। कि व्हेन लाइट वेव, ठीक है, ये जिस तरह द बेंडिंग और द स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। कि आपके पास जब लाइट वेव किसी शार्प एजेस, कॉर्नर या ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल्स आपके पास रुकावटें, अब जिस तरह विंडो की विंडो भी एक तरह के आपके पास क्या बन जाती है? रुकावट बन जाती है लाइट की। जब आप ओपन करते हैं तो वो रुकावट थोड़ी सी पहले की निस्बत कम हो जाती है, तो फिर भी वो थोड़ी बहुत रुकावट होती है। तो जैसे ही आपके पास कोई एजेस, कॉर्नर या ऑब्स्टिकल पर आपके पास वेव स्ट्राइक करती है तो उसके बाद वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, उसकी बेंडिंग होती है और स्प्रेडिंग होती है। उस चीज को आप क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास, और डिफ्रैक्शन की कंडीशन को मैं अब बाद बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अब जिस तरह से है कि आपने रिपल टैंक के अंदर दो ब्लॉक रख दिए, ये फर्स्ट ब्लॉक, ये आपने सेकंड ब्लॉक रख दिया, ठीक है। ये फर्स्ट ऑब्स्टिकल आपने रख दिया, ये सेकंड ऑब्स्टिकल रख दिया, और इन दोनों के दरमियान आपने क्या रखा? स्मॉल डिस्टेंस डी रखा। अब यहां से वाटर वेव आ रही है, ठीक है, तो ये वाटर वेव किसी और जगह से पास नहीं कर सकेगी, सिर्फ इस होल जो ऑब्स्टिकल फर्स्ट और सेकंड है, ऑब्स्टिकल इनके दरमियान ये जो खाली स्पेस हमने होल सा रखा है, इस होल से वाटर वेव जो है वो पास करेगी और उसके बाद क्या करने लग जाएगी? जैसे जैसे इस होल से दूर होगी वो फैलने लग जाएगी। पहले इतनी सी फैली है, फिर और दूर हुई है, तो इतनी सी फैली है, फिर और दूर दूर हुई है उस होल से, तो ये फैल गई है, फिर और दूर हुई है तो ये फैल रही है, फिर और दूर हुई है तो ये फैल रही है। तो इस तरह आपके पास क्या है कि यहाँ से आपके पास होल में से जब पास किया है वाटर वेव, तो उसके बाद क्या क्या होने लग गई? स्प्रेड होने लग जाएगी। ये फिनोमेना आपके पास क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन का फिनोमेना कहलाता है। मगर इस डिफ्रैक्शन के फिनोमेने में हमने क्या कंडीशन रखनी होती है कि डिफ्रैक्शन कब होती है? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव कैन ओनली बी ऑब्जर्व clearly if the size of obstacle is comparable with the wavelength of wave। कि जब आपके पास वेवलेंथ ऑफ वेव और इस होल का साइज दोनों क्या हो? एक दूसरे के कंपेरेबल हो। कंपेरेबल का क्या मतलब बन रहा है? कि ये ना हो कि आपके पास ये होल जो है इसकी लेंथ लार्ज हो जबकि वेवलेंथ क्या हो? वाटर की स्मॉल हो। तो उस वक्त आपके पास डिफ्रैक्शन नहीं प्रोड्यूस होगी, अगर प्रोड्यूस भी होगी तो स्मॉल डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। जिस तरह ये सेकंड डायग्राम में, अब ये दो ऑब्स्टिकल के दरमियान ये जो होल की लेंथ है ये आपके पास क्या है? लार्ज है। होल की लेंथ जो है ये लार्ज है। इससे अब जो लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम ऑब्स्टिकल
आपके पास स्प्रेडिंग ऑफ वेव जो है वो इतनी लार्ज नहीं हो रही, बल्कि स्मॉल स्प्रेड हो रही है। ये देख रहे हैं, स्मॉल बेंड हो रही है और स्मॉल स्प्रेड हो रही है। जबकि यहाँ पर बेंड क्या हो रही है, ज्यादा बेंड हो रही है और ज्यादा स्प्रेड हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास वो जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेव की वेवलेंथ स्मॉल है, जबकि ये लेंथ जो है ये लार्ज है। जो ये होल की लेंथ जो है ये लार्ज है। तो गुड डिफ्रैक्शन कब प्रोड्यूस होगी, जब आपके पास ये ऑब्स्टिकल या होल या आपके पास जो सिलेट है इसकी लेंथ कंपेरेबल विद दी वेवलेंथ ऑफ वेव के होगी। ठीक है, अगर वेवलेंथ ऑफ वेव लार्ज होगी और ये साइज स्मॉल होगा तो देन आपके पास गुड डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव कैन ओनली बी ऑब्जर्व, ये पढ़ लिया हमने। जनरेटर generate straight wave in a ripple tank and place two obstacle in line in such a way that the separation between them is equal to the wavelength of water wave। कि separation कितनी होनी चाहिए, equal to wavelength of water wave होनी चाहिए दो obstacle के दरमियान। After passing through a small slit between the two obstacles, the wave will spread in every direction and change into almost सेमी सर्कुलर के टू ऑब्स्टिकल से पास होने के बाद स्प्रेड हुई है इन एवरी डायरेक्शन, और उसकी चेंज, पहले से शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में वेव प्रोड्यूस हो रही थी लाइन की फॉर्म में, अब वो तकरीबन सेमी सर्कुलर की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, द डिफ्रैक्शन ऑफ वेव विल पासिंग थ्रू अ सॉलिड विद साइज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ वेव, ओनली अ स्मॉल डिफ्रैक्शन अकर नियर द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल। कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल पर स्मॉल डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी अगर आपके पास क्या है कि इसका साइज जो है ऑब्स्टिकल या सिलिट्स का जो साइज है लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ द वेव है। तो ठीक है, तो डिफ्रैक्शन क्या है, द बेंडिंग और द स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल और स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपका चैप्टर एंड हुआ। नेक्स्ट अब आपके पास एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, कल वाली क्लास में। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।